उसकी तरह आज भी किरण रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही उसने दाल को तड़का लगाया तो पूरा घर खुशबू से महक गया। तभी सीता अपनी माँ से कहती है, माँ देखा आपने, भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, पूरे घर में खुशबू आती है। हाँ हाँ बेटा, वैसे आज तुझे देखने जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें खाना पसंद आ जाए और तू भी पसंद आ जाए, बस मैं तेरी जल्दी से शादी कर दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। सीता उनके सामने चाय लेकर आती है। वह सीता को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं और उन्हें किरण के हाथों का खाना तो बहुत पसंद आता है, लेकिन फिर वो इतना दहेज मांग लेते हैं कि करुणा उन्हें मना कर देती है। फिर वो लोग चले जाते हैं। करुणा आज भी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी विवेक फैक्ट्री से आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो? भैया आपको पता है आज माँ सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास है। हाँ, लेकिन क्यों? आज सीता को कुछ लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन दहेज की वजह से उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया, बस इसीलिए माँ जी उदास हैं। आपको कितनी बार कहा है कि करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सीता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और मैं अपनी सीता की शादी बहुत अच्छी तरह से करूंगा। हाँ बेटा, अगर तेरे पापा होते तो अकेले तुझ पर इतना बोझ नहीं होता। अकेला तू क्या क्या करेगा बेटा, तुझे घर का खर्च भी तो चलाना होता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सीता के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। लड़का गवर्नमेंट जॉब में था। उन लोगों ने सीता को पसंद कर लिया। उसके बाद लड़के की माँ कहती है, अच्छा बहन जी, आपकी बेटी सुंदर है और हमें बहुत पसंद भी है, लेकिन आप तो जानती हैं कि आजकल बेटी की शादी करने में बहुत पैसा लगता है। हमने भी अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाई तो कम से कम एक बाइक तो देंगे ना आप, और 3-4 लाख कैश तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको जो दहेज लगे वो दे देना, और रही बात कार की तो वो खुद ही खरीद लेगा। बहन जी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ बेटी है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि आप मेरी बेटी को देखकर रिश्ता करना चाहती हैं तो कर लीजिए। देखिए बहन जी, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपकी गरीबी देखकर मैं इतना कर सकती हूँ कि आप मुझे बाइक मत देना, लेकिन बाकी चीजें तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना अच्छा लड़का कैसे मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, आप सोच समझकर बता दीजिएगा। ऐसा कहकर लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। करुणा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अब करुणा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह अपने हाथों में एक पोटली लेकर बाहर आती है और उस पोटली को सभी के सामने खोल कर रख देती है, जिसमें बहुत सारी पुरानी चांदी होती है। करुणा सभी लोगों से कहती है, देखो बच्चों, ये मेरी चांदी है जो मेरी सास ने मुझे दी थी और मेरे मायके वालों ने दिए थे। हम सारी चांदी को बेच देते हैं और उन्हीं पैसों से हम दहेज का इंतजाम कर लेते हैं। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप इन सारी चांदी को बेच देंगी और इन पैसों से दहेज का इंतजाम कर भी लें तो भी हम मेहमानों का खाना और बाकी के खर्चे कहाँ से लाएंगे? हाँ माँ, भाभी सही कहती हैं, हमें किसी भी लालची घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी है। और माँ, आप ही तो कहती हो ना कि रिश्ते संजोग से बनते हैं, तो मेरे भाग्य में जो रिश्ता होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? करुणा उन लोगों की बात मान लेती है और लड़के की माँ को फोन करके मना कर देती है। ऐसे ही और भी कई रिश्ते उनकी गरीबी की वजह से कैंसिल हो गए थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। आज किरण करुणा के पास आकर कहती है, माँ जी, आज कितनी ठंड लग रही है ना। मैं सोच रही थी कि ठंड के मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहें तो मैं बना लूं। वैसे तो तू जो भी खाना बनाती है बड़ा ही स्वाद लगता है, लेकिन अगर तुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाने का मन है तो तू बना ले। अब किरण रसोई में जाती है। पहले तो वो सरसों का साग धोती है और उसे तड़का देकर बघार देती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। उसके बाद में वह दाल चढ़ाती है और मक्के का आटा। तभी पड़ोसन शोभा करुणा के पास आती है और कहती है, करुणा, जब से ठंड बढ़ी है तब से तो तू बाहर दिखाई नहीं देती। हाँ शोभा, शाम को मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए ठंड में बाहर ही नहीं आती। तेरी रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही, क्या बना रही तेरी बहू? शोभा, जब तू आई है तो खाना खाकर ही जाना। थोड़ी देर बाद किरण सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। शोभा खाना खाकर कहती है, करुणा, तेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, तेरे घर का खाना खाने के बाद कई दिन तक याद रहता है। ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू मिलना भी बड़ी किस्मत की बात है। शोभा के मुंह से किरण की तारीफ सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, तो वहीं किरण भी शर्मा जाती है। सभी के खाना खाने के बाद किरण बर्तन लेकर रसोई में पहुंचती है और बर्तन धोते हुए वह कांप जाती है और अपने आप से कहती है,
हे भगवान, ठंड इतनी बढ़ रही है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था विवेक जी को इस बार पेमेंट मिलेगी तो मैं घर में गीजर लगवा लूंगी, कम से कम गर्म पानी ही मिलेगा, लेकिन सीता के लिए इतने रिश्ते आ गए कि सारे पैसे ही खर्च हो गए। वो बर्तन धोकर रसोई की सफाई करती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी विवेक उससे कहता है, आ गई किरण तुम काम खत्म करके? हाँ जी, ठंड इतनी लग रही है कि मुझे काम करते हुए समय लग गया। वैसे बताइए क्या बात है? दरअसल किरण तुम तो जानती हो कि ठंड के मौसम में दिन कितने छोटे होते हैं, काम ही नहीं हो पाता। और अभी अभी हमारा नया मैनेजर आया है तो वो खाने के लिए घर आने की छुट्टी ही नहीं देता है। इसलिए मैंने सोचा है कि कल से मैं लंच ले जाऊंगा तो तुम मेरा टिफिन बना देना। हाँ हाँ, आप क्यों चिंता करते हैं, कल से मैं आपको लंच बनाकर दे दूंगी। आपको खाने के लिए घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह किरण जल्दी उठती है और रसोई में पहुंचती है। रसोई काफी ठंडी थी। किरण अपना शॉल ठीक करते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, सुबह सुबह तो रसोई बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी है। अगर मैंने नल चालू करके काम करना शुरू किया तो मेरे हाथों में खून ही ना जम जाए, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा। इन्हें लंच बॉक्स दो देना है। अब किरण रसोई में आती है और 2-3 प्रकार की सब्जियां निकालकर सभी को धोकर काट लेती है और तड़का लगाकर साथ में कुछ मसाले डालकर मिक्स वेज बना देती है। साथ ही उसने टमाटर की चटनी, गरम गरम चावल और अंत में रोटियां भी बनाई। खाना तैयार करने के बाद वह अपने आप से कहती है, इतना अच्छा खाना बनाया है मैंने, लेकिन ये खाना फैक्ट्री जाते जाते तो ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ, याद आया, मुझे दहेज में एक थर्मस वाला टिफिन मिला था। ऐसा करती हूँ, खाना उसी में रख देती हूँ ताकि दोपहर तक खाना गर्म रहे। ऐसा सोचकर किरण टिफिन निकालती है और उसमें खाना भर देती है। तब तक सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं। किरण सभी लोगों के लिए खाना लगाती है और सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। तब किरण लंच बॉक्स विवेक को देते हुए कहती है, विवेक, ये लीजिए, मैंने आपका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है। आप इसे लेकर जाइए और खाना खा लीजिएगा, बचाकर मत लाइएगा। विवेक लंच बॉक्स लेकर फैक्ट्री चला जाता है। फैक्ट्री में काम करने के बाद दोपहर में लंच टाइम में विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना लंच बॉक्स खोल रहा था। तभी कमल कहता है, विवेक, लंच बॉक्स से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा भी मन कर रहा है कि तेरे लंच बॉक्स से थोड़ा सा खाना खा लूं। मैं खा लूं क्या? अरे हाँ हाँ कमल, क्यों नहीं, मेरी पत्नी ने खाना थोड़ा ज्यादा ही रखा है, मैं तुम सबको भी थोड़ा थोड़ा देता हूँ। विवेक अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसका खाना काफी गर्म था। ये देखकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है और तरुण कहता है, यार विवेक, ठंडी में गरम गरम खाना खाकर देखकर तो मजा ही आ गया। विवेक ने सभी को अपना खाना दिया और खुद भी खाया। सभी लोग ने विवेक का खाना खाकर बहुत तारीफ की। फिर कमल कहता है, यार कुछ भी कहो विवेक, लेकिन भाभी के हाथों में स्वाद का जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। अरे हाँ विवेक, कमल सही कहता है। वैसे अगर भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं तो तुझे उनकी फूड सर्विस का काम शुरू करवा देना चाहिए। यार भाई, कैसी बातें करता है तू, ये सब अमीरों के काम है, हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को जब विवेक अपने घर आता है, रात को सभी लोग साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी विवेक सभी को बताता है, पता है, माँ आज मेरे दोस्त किरण के बनाए खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। भैया भाभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि बनाए हुए खाने की तारीफ किए बिना कोई रह ही नहीं पाता। मेरे दोस्त कह रहे थे कि मुझे किरण की लंच बॉक्स सर्विस स्टार्ट करवा देना चाहिए, उसमें अच्छे खासे पैसे की आमदनी होती है। अरे हाँ भैया, आपके दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, लंच बॉक्स सर्विस शुरू करना इतना आसान थोड़ी ना है। अच्छे खासे पैसे लगते हैं उसमें और फिर कस्टमर भी ढूंढना पड़ता है। कहीं घाटा हो गया तो वो अलग, जाने दो, ये हम जैसे छोटे मोटे लोगों के काम नहीं है। वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी किरण कहती है, माँ जी आज ठंड कितनी ज्यादा है,